नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसने पूरी देश को दहला दिया था। पैसे और ताकत के दम पर कैसे एक दोषी को बचाया गया। पूरा पुलिस तंत्र एक पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह दोषी को बचाने में लगा था। आज हम कहानी सुनेंगे जेसिका लाल हत्याकांड की। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में एक फेयरवेल पार्टी चल रही थी। इस रेस्टोरेंट में केवल वीआईपी और रसूखदार लोग ही आते थे। आम लोगों के लिए इस रेस्टोरेंट में कोई जगह नहीं थी। यहां तक कि वेटरिंग के लिए भी खास वेटर बुलाए जाते थे। गुरुवार के दिन यहां स्पेशल पार्टी होती थी। आज की पार्टी रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी ने अपने पति जॉर्ज मिल्हॉट के लिए रखी थी। दरअसल बीना रमानी के पति जॉर्ज मिल्हॉट को अगले 6 महीने के लिए कनाडा जाना था, तो इसी कारण यह फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। इनकी एक बेटी भी थी, मालिनी रमानी, जो मॉडलिंग की दुनिया में काम कर रही थी। तीनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को चलाते थे। बीना रमानी के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी, तो उनके पति जॉर्ज मिल्हॉट कनाडा से थे। वहीं उनकी बेटी के पास अमेरिका की नागरिकता थी। मालिनी ने अपनी फ्रेंड जेसिका लाल को पार्टी में बार टेंडिंग करने के लिए बुलाया था, यानी आने वाले मेहमानों को शराब परोसनी थी। वैसे तो बीना रमानी के पास शराब परोसने का लाइसेंस नहीं था, लेकिन रुतबे और पैसे के दम पर और प्राइवेट पार्टी के नाम पर यह सब चल रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे। पार्टी अब खत्म होने ही वाली थी। तभी मनु शर्मा अपने 3 दोस्तों विकास यादव, आलोक खन्ना और अमरदीप गिल उर्फ टोनी के साथ उस रेस्टोरेंट में आता है। चारों ने पहले से शराब पी रखी थी। मनु शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता विनोद शर्मा का छोटा बेटा था। विनोद शर्मा पिकैडली नाम से एक होटल चैन के मालिक भी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से भी विनोद शर्मा की रिश्तेदारी थी। मनु शर्मा के बड़े भाई कार्तिकेय शर्मा न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ चैनल चलाते हैं। तो वहीं विकास यादव उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था। वैसे तो मनु शर्मा को इस पार्टी का इनविटेशन नहीं था, लेकिन उसको हर गुरुवार को होने वाली स्पेशल पार्टी के बारे पता था। वह पहले भी कई बार यहां आ चुका था। इसके लिए एक गोपनीय कूपन खरीदना होता था। इस कूपन को लेकर कोई भी हाई सोसाइटी का व्यक्ति अंदर आ सकता था। मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ बार काउंटर पर जाता है। वहां जेसिका अपने दोस्त शायन मुंशी के साथ बारटेंडिंग कर रही थी। शायन मुंशी भी फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मनु शर्मा जेसिका से शराब मांगता है, तो जेसिका उसे ये कहकर शराब देने से मना कर देती है कि शराब खत्म हो चुकी है। मनु शर्मा 1000 का नोट दिखाते हुए फिर से शराब मांगता है, लेकिन जेसिका ने फिर उसे मना करते हुए कहा, सर, सच में शराब खत्म हो चुकी है। ये सुन मनु शर्मा को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। उसने अपनी जेब से 22 बोर की रिवाल्वर निकाली और ऊपर छत की ओर एक फायर कर दिया। उसने फिर जेसिका से शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने इस बार भी मना कर दिया। इस बार मनु शर्मा ने जेसिका के ऊपर फायर कर दिया। जेसिका वहीं नीचे गिर पड़ी। गोली सीधे उसके सर में लगी थी। पार्टी में मौजूद लोगों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। बार के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। बीना रमानी जेसिका के पास पहुंची तो खून में लथपथ जेसिका जमीन पर गिरी पड़ी थी। उन्होंने मनु शर्मा की ओर देखा। रिवाल्वर थामे मनु शर्मा चुपचाप अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। जेसिका को पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां के डॉक्टर ने उसकी हालत देख किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। फिर जेसिका को वहां से अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही जेसिका जिंदगी की लड़ाई हार जाती है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट से निकले के बाद मनु शर्मा रास्ते में एक जगह अपनी रिवाल्वर जमीन में गाड़ देता है। फिर कुछ देर बाद वह अपने दोस्त अमित झिंगन को बुलाता है और उससे उस रिवाल्वर को नष्ट करने को कहता है।
इसके बाद विकास यादव मनु शर्मा को लेकर गाजियाबाद स्थित अपने बंगले पर पहुंचता है और दोनों पूरी रात वहीं रुकते हैं। एक हाई प्रोफाइल पार्टी में एक मशहूर मॉडल की हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर देती है। 5 दिन बाद यानी 4 मई को पुलिस अमरदीप गिल को गिरफ्तार करने में सफल हो जाती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस 8 मई को बीना रमानी, उनके पति जॉर्ज मिल्हॉट और उनकी बेटी मालिनी रमानी को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने उनके ऊपर बिना लाइसेंस के बार चलाने और इसके साथ ही सबूतों को मिटाने का आरोप भी लगाया। कहा गया कि उन्होंने बार में पड़े खून के निशान साफ करा दिए थे। लेकिन तीनों के पास विदेशी नागरिकता होने के कारण तुरंत ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन तीनों को अपने पासपोर्ट सरेंडर करने पड़े। जल्द ही पुलिस ने मनु शर्मा के दोस्त अमित झिंगन को भी पकड़ लिया, जिसने उस रिवाल्वर को नष्ट किया था। वहीं अब तक फरार चल रहे विकास यादव ने 19 मई को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर करने से पहले ही वह मिजोरम की कोर्ट से अग्रिम जमानत ले आया था। इसके चलते दिल्ली पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन 11 दिन बाद यानी 30 मई को दिल्ली पुलिस उसे फिर गिरफ्तार कर लेती है। इसी बीच मुख्य आरोपी मनु शर्मा भी मीडिया के प्रेशर के कारण सरेंडर कर देता है। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो 5 और लोगों को भी मनु शर्मा की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इन लोगों में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी थे। 3 महीने बाद 3 अगस्त 2006 को पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। लगभग 6 साल तक कोर्ट में केस चलता है। 21 फरवरी 2006 को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। सबूतों के अभाव में सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। अगले दिन अखबारों में खबर छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। इस फैसले के बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे कि आखिर इतने लोगों के बीच एक हत्या कर दी जाती है, उसके बाद भी आरोपी छूट जाते हैं। पैसे और रुतबे के आगे क्या सच में कानून अंधा हो गया था? लगता तो ऐसा ही था, क्योंकि एक के बाद एक सारे गवाह कोर्ट में पलट गए थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था शायन मुंशी का अपने बयान से पलट जाना। शायन मुंशी ने अपने लिखित बयान में पुलिस को बताया था कि मनु शर्मा ने पहला फायर ऊपर छत की ओर किया था और फिर दूसरा फायर जेसिका लाल के ऊपर किया था। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो उसने एक नई कहानी बताई। उसने कोर्ट में कहा कि उस रात मनु शर्मा ने केवल एक गोली चलाई थी, वो भी हवा में छत की ओर। जेसिका को जो गोली लगी थी वो किसी और ने चलाई थी, यानी 2 अलग अलग गन से 2 फायर हुए थे। शायन मुंशी ने अपनी इस झूठी कहानी के पात्र का उल्टा सीधा हुलिया भी बताया। उससे जब पुलिस को दिए लिखित बयान पर उसके सिग्नेचर के बारे में पूछा गया तो उसने एक और कहानी बना दी। उसने कोर्ट में कहा कि उसे तो हिंदी आती ही नहीं है। उसे नहीं पता कि पुलिस ने किस बयान पर उसके साइन कराए थे। और तो और ये रसूख का ही खेल था कि शायन मुंशी द्वारा कोर्ट में जो 2 गनों की झूठी कहानी बताई गई थी उसे फोरेंसिक रिपोर्ट में सच साबित कर दिया गया। जिस रिवाल्वर से जेसिका की हत्या हुई थी उसे पुलिस कभी नहीं खोज पाई। आखिर कोर्ट को सभी आरोपियों को बरी करना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस ने इस केस में दोषियों को बचाने का काम किया है। कोर्ट में अपनी फजीयत होने के बाद तत्कालीन दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मीडिया में अपनी सफाई देनी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने मार्च 2006 में इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। लेकिन अब दिल्ली पुलिस से जेसिका के परिवार को कोई उम्मीद नहीं थी। जेसिका की बहन सबरीना अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट जाती हैं। वह बहादुरी के साथ इन रसूखदार लोगों के सामने खड़ी रहीं। पूरा देश जानता था कि कातिल कौन है, लेकिन बड़े बाप का बेटा होने के कारण वह खुली हवा में घूम रहा था। सबरीना की इस लड़ाई में देश की मीडिया और जनता उनके साथ थी। लोगों में गुस्सा था। लोग सड़क पर उतरने लगे। कैंडल मार्च निकाले गए। इस सब के बीच जेसिका के माता पिता की मृत्यु हो जाती है।
लेकिन इसके बाद भी सबरीना ने हार नहीं मानी, वह न्याय के लिए लड़ती रहीं। इस केस में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। तहलका मैगजीन के एक स्टिंग ऑपरेशन में बहुत बड़ा सच लोगों के सामने आया। इस स्टिंग ऑपरेशन में तहलका मैगजीन के एक पत्रकार ने जुहू के एक होटल में शायन मुंशी को एक विदेशी महिला से मिलवाते हुए कहा, इन्हें एक फिल्म बनानी है। यह सुन शायन मुंशी फिल्म में काम करने के लिए उत्साहित हो गया। पत्रकार ने आगे कहा, लेकिन ये तो हिंदी फिल्म है और आपको तो हिंदी आती नहीं है। ऐसे में आप कैसे काम करेंगे? फिर क्या था? शायन मुंशी ने एक साथ कई हिंदी डायलॉग्स पत्रकार को सुना डाले। शायन मुंशी की ये फर्राटेदार हिंदी कैमरे में कैद हो गई। इसके अलावा कई अन्य स्टिंग ऑपरेशन में गवाहों को पैसे देकर खरीदने की बात सामने आई तो वहीं मनु शर्मा का एक ऑडियो भी मीडिया में आया, जिसमें वह पुलिस के सामने जेसिका की हत्या की बात स्वीकार करता है। हाई कोर्ट ने लगातार 25 दिन तक इस केस की सुनवाई की और अंततः 20 दिसंबर 2006 को इस केस का फैसला आया। हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तो वहीं विकास यादव सहित अन्य दोषियों को 4-4 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मनु शर्मा की सजा बरकरार रखी। 2017 में मनु शर्मा के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया, यानी अब वह सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर रह सकता था। 2018 में जेसिका की बहन सबरीना ने एक बयान दिया कि अब वह मनु शर्मा को माफ कर चुकी हैं। 2020 में मनु शर्मा अच्छे बर्ताव के कारण कई दूसरे कैदियों के साथ जेल से रिहा हो गया। साल 2021 में जेसिका की बहन सबरीना की बीमारी के चलते मौत हो गई। मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा होने के बाद उसके पिता विनोद शर्मा ने तिहाड़ जेल से 4 किलोमीटर दूर एक होटल खरीद उसे एक 5 स्टार होटल बना दिया था। इसका नाम भी पिकैडली होटल ही रखा गया। कभी तिहाड़ जेल के जेलर और लीगल अधिकारी रहे सुनील गुप्ता ने अपनी किताब ब्लैक वारंट में मनु शर्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने बताया कि तिहाड़ जेल के 50 अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों को इस होटल में नौकरी दी गई। तिहाड़ जेल में आने वाले मेहमान को खाना इसी होटल से जाता था। इसके अलावा तिहाड़ जेल के अधिकारियों के यहाँ जब कोई शादी या कोई दूसरा प्रोग्राम होता था तो वो भी इसी होटल में किया जाता था। सुनील गुप्ता ने एक आंखों देखा किस्सा भी बताया कि एक बार मनु शर्मा डीजी और आईजी के साथ उनके रूम में बैठकर खाने का ऑर्डर कर रहा था। अब आप सोचते रहिए कि मनु शर्मा को तिहाड़ जेल में क्या क्या सुविधाएं मिलती होंगी, उसका क्या रुतबा रहा होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।